एपिसोड 3 कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आर्ची की नींद अचानक शरीर में भयानक बेचैनी से खुली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन तेज रोशनी से उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं, जिससे उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। हल्का सा हिलते ही उसे दर्द का एहसास हुआ। शरीर के कई हिस्सों में असहनीय दर्द था। पिंडलियां जकड़ी हुईं और सिर भारी, जैसे किसी ने जोर से मारा हो। मैं कहाँ हूँ? उसने धीमी आवाज में खुद से कहा। आखिरी याद उसे अपनी सौतेली माँ की दुष्ट योजनाओं से बचने की थी, जिसमें उसके पिता भी शामिल थे। यह दूसरी बार था जब उसके पिता ने उसे चोट पहुंचाई, जब से उन्होंने काया से शादी की थी। किशोरावस्था में ही आर्ची ने काया से दूरी बना ली थी और विदेश चली गई थी। वापस आने पर उसे उम्मीद थी कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वह गलत थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे अपनी नई घटिया योजना से स्वागत किया था। कितनी दुष्ट, उसने सोचा। आर्ची ने तय कर लिया कि अब वह इस द्वीप पर कभी नहीं लौटेगी। उसे अकेले राजधानी में रहना बेहतर लगेगा, बजाय इस साजिश में फंसने के, जहां उसे अपने पिता की कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब उसे बड़ी चिंता यह थी कि उसकी सौतेली माँ शायद नकली हस्ताक्षर कर शादी के कागजात आगे बढ़ा देगी। इस ख्याल से उसका सिर चकरा गया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। पास ही एक चिकित्सा मशीन लगी हुई थी। मैं यहाँ कैसे पहुंची? वह उठने की कोशिश करती, लेकिन आईवी ट्यूब ने उसे रोक दिया। फिर उसकी नजर खिड़की के पास खड़े एक आदमी पर पड़ी, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। उसका सूट का रंग देखकर आर्ची को तुरंत याद आया कि यह वही आदमी था जिसने बीच फ्रंट होटल की छत पर उसका मुंह ढका था। क्या ये वही है? उसने घबराकर कहा। अचानक उसके सूखे होठों से धीमी आवाज निकली, हेलो, माफ कीजिए। जैसे ही वह मुड़ा, आर्ची का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आदमी आकर्षक और युवा दिख रहा था, महंगे कपड़ों में, जो किसी बड़े पद पर होने का संकेत था। आर्ची का दिल थोड़ा और तेजी से धड़कने लगा जब उसने उसे अपनी ओर आते देखा। उसकी मजबूत जबड़े की रेखा, करीने से कटी दाढ़ी और सलीके से पीछे कंघी किए हुए बाल उसे किसी युवा सीईओ की तरह दिखा रहे थे, जैसे आर्ची ने नाटकों में देखा था। यह आदमी कौन है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? वह सोच ही रही थी कि तभी उसने कहा, मिस आर्ची, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसकी दोस्ताना आवाज सुनकर आर्ची ने तुरंत उसकी ओर देखना बंद कर दिया। उसने अपनी नजरें घुमाई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसका नाम जानता था। वह चौंक गई। क्या तुम मेरा नाम जानते हो? आर्ची ने आराम से बात करने के लिए बैठने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वह आदमी उसके पास आया, जिससे वह चौंक गई। उनके बीच की दूरी इतनी कम थी कि वह उसकी खास खुशबू को महसूस कर सकती थी। वह डर गई कि कहीं उनके चेहरे टकरा न जाएं। जब उस आदमी ने उसके बिस्तर को ठीक किया और उसके पीछे तकिया रखा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। इस आदमी को देखकर उसे लगा कि वह संकोची और मिलनसार है, लेकिन उसके कार्यों ने उसके मन में उसके प्रति थोड़ी सी धारणा बदल दी। वह एक सज्जन व्यक्ति था। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। आर्ची ने मन ही मन हंसते हुए देखा कि वह फिर से शांत और ठंडा हो गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? आपके पहचान पत्र से। हमें आपको यहाँ प्रवेश देने के लिए इसकी आवश्यकता थी। तो तुमने मेरा बैग खोला? हाँ, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर इससे आपको परेशानी हुई तो मुझे खेद है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, और मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद, आर्ची ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर मैं पूछूं तो तुम किस तरह की मदद करना चाहोगे? वह उलझन में थी। आपकी शादी की व्यवस्था के बारे में। आर्ची का चेहरा तुरंत बदल गया। बीच फ्रंट होटल में जो कुछ हुआ था वह उसके मन में घूमने लगा और उसे दर्द हुआ। उसके माता पिता के साथ की समस्याएं अब भी हल नहीं हुई थीं। उसे जल्दी से जल्दी इस मामले को खत्म करना था, वरना उसकी सौतेली माँ बिना उसकी सहमति के शादी रजिस्टर कर देगी। वह जानती थी कि वह औरत कितनी चालाक है। उसने अपनी स्मार्ट वॉच देखी और देखा कि रात हो चुकी थी। वह अस्पताल में काफी देर से सोई थी और यह खूबसूरत आदमी अभी भी उसके साथ था। वह बहुत दयालु था। आप बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं, इसलिए मैं आपकी हर बात सुन लेता हूँ। उसका स्वर शांत था। आर्ची अवाक रह गई। उसके शब्दों का अर्थ था, तुम्हारी समस्याओं को सुनने के लिए मुझे दोष मत दो।
हे भगवान, यह आदमी अच्छा है, लेकिन इसका रवैया थोड़ा अजीब है। इस बेशर्मी भरे मामले से आप मेरी कैसे मदद करेंगे? उसने अब अपने पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा करने में कोई शर्म नहीं की। मुझसे शादी करो, उसने सीधे कहा। क्या? मैं तुमसे शादी करूंगी? आर्ची ने आश्चर्य से कहा। उसकी नजरें उस पर टिकी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। क्या यह सुंदर आदमी उससे शादी करना चाहता है? वह कुछ समय से इस देश में वापस नहीं आई थी और पूरी तरह उलझन में थी। क्या इस देश में कोई सांस्कृतिक बदलाव आया है? आजकल किसी से शादी के लिए पूछना बहुत आसान हो गया है। अब एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं रही। डेटिंग की तो बात ही छोड़ दो, बस किसी अनजान व्यक्ति से शादी के लिए पूछो, जैसे ये आदमी। अवाक थी। रुको सर, क्या मैं आपको मिस्टर कहूँ? नहीं, बस जय कहो। ठीक है, जय, क्या तुम नशे में हो? तुम किसी अनजान लड़की से शादी के लिए कैसे पूछ सकते हो? वह सोचने लगी कि ये आदमी बहुत सुंदर है और काफी अमीर भी लगता है। कई महिलाएं उस पर अपना दिल हार सकती हैं, लेकिन फिर भी वह मेरे साथ शादी के लिए इतना बेताब क्यों है, जब वह अभी अभी मिला है? मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम जानती हूँ, उसने सोचा। मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ काम करते हो या कहाँ रहते हो। कोई पागल ही तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, और मैं उस श्रेणी में नहीं आती। मेरा दिमाग तो ठीक है। जय ने उसकी चिंता को महसूस करते हुए कहा। कृपया मुझे गलत मत समझिए। मैं सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में आप मेरी भी मदद कर सकती हैं। आर्ची और भी अधिक उलझन में पड़ गई। मैं जानती हूँ कि मेरी स्थिति जटिल है, लेकिन किसी अनजान से बिना प्यार के शादी करना अजीब है। जय ने समझाया, यह एक असली शादी नहीं होगी, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा, जो हमारे दोनों के लिए फायदेमंद है। आर्ची चुपचाप सुन रही थी। उसकी सोच में उलझन थी। जय ने अपनी बाहें छाती पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी। मेरी समस्याओं का तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए सहमत हो जाओगी तो तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो आप क्या कहती हैं? आर्ची ने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट में अपनी इच्छानुसार कोई शर्त जोड़ सकती हूँ? जय ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जब तक इससे मुझे कोई नुकसान ना हो। आर्ची ने जय से हाथ मिलाया और कहा, ठीक है, सौदा हो गया।